Thank you, Mr. Name's Bond. James Bond. हॉलीवुड के मशहूर किरदार का नाम है जेम्स बॉन्ड। Hello? Mr. White, we need to talk. Who is this? The name's Bond. James Bond. जासूस जेम्स बॉन्ड का 007 नंबर भी आपने सुना होगा। दरअसल जासूसी की दुनिया जितनी तिलिस्मी है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई भी। इसीलिए हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक जासूसी की कहानियों पर रोमांचक फिल्मों का दौर आज भी जारी है। रियल लाइफ में जासूसों का किरदार बेहद आकर्षक अंदाज में पेश किया जाता है। टाइगर को हमने बनाया है। लेकिन रियल लाइफ के जिस जासूस की बात आज हम व्यक्ति विशेष में करेंगे वो न तो हवाओं में उड़ता था और न ही आसमान में तैरता नजर आता था। फिल्मी जेम्स बॉन्ड की तरह ये जासूस न तो दुश्मन पर गोलियां बरसाता था और न ही हसीनाओं से आंखें लड़ाता था। लेकिन अपनी हिम्मत और जज्बे से उसने जासूसी की दुनिया में ऐसी मिसालें कायम कर दी जिन्होंने उन्हें आज बना दिया है देश का रियल जेम्स बॉन्ड। अजीत डोभाल भारत में जासूसी की दुनिया का ये वो चेहरा रहा है जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार में रुतबे और रसूख की एक नई पहचान बन चुका है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री मोदी से ये नजदीकियां ही उनकी अहमियत को बयां करती हैं। डोभाल केंद्र सरकार में सबसे ताकतवर अफसर माने जाते हैं क्योंकि उनके कंधों पर देश की सुरक्षा का भार है। देश के अहम फैसलों में उनकी राय की अहमियत और खास जगहों पर उनकी मौजूदगी से भी जाहिर है कि केंद्र सरकार में अजीत डोभाल बन गए हैं कितने अहम और कितने खास। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको अजीत डोभाल की जासूसी की दुनिया में ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों और कैसे जासूसी की दुनिया से निकलकर अजीत डोभाल बन गए हैं नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे अहम और सबसे खास। उनका बहुत क्रूशल रोल है इस सरकार के सक्सेस और फेलियर के बीच अजीत डोभाल ही होगा। देश के 5वें सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राइट हैंड मैन माने जाते हैं। लेकिन उनके इतने ऊंचे रुतबे के पीछे संघर्ष की उतनी ही बड़ी एक दास्तां भी दर्ज है। जासूसी की दुनिया में अजीत डोभाल का एक हैरतअंगेज इतिहास रहा है। उनके उस इतिहास में भी झांकने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अजीत डोभाल। 31 मई को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रह चुके हैं। उन्हें आंतरिक सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म का मास्टर माना जाता है क्योंकि पंजाब से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक और कंधार से लेकर कश्मीर तक एक जासूस के तौर पर उन्होंने देश और दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अहम योगदान दिया है और उनकी इन्हीं खूबियों के चलते आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद और खास बन गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को तो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के बारे में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन पूरा ज्ञान होना चाहिए जो इनमें है। इसीलिए चाहे चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट था, पहले एडवांस विजिट में गए, यहाँ भी आपने देखा होगा ब्राज़ील में गए, ये गए साथ में, जापान में ही प्लेड ए क्रू, अभी आप देखे होंगे म्यांमार गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, हर जगह
मैं तो देखता हूँ टीवी में, आपके चैनल के माध्यम हमको मालूम होता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि इन सब इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स में राइट हैंड में बैठे होते हैं अजीत डोभाल। सो मुझे तो खुशी होती है एज इज बैचमेट एंड गुड फ्रेंड कि टुडे ही इज द राइट हैंड मैन ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ही डिजर्व्स टू बी दैट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साए की तरह नजर आने वाले डोभाल का मशवरा सत्ता के गलियारों में ऊंचा मकाम रखता है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुखिया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है, जिसका मुख्य काम प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सलाह देना होता है। एनएसए का यह पद 1998 में पहली बार उस वक्त बना था जब देश में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया था। तब देश का न्यूक्लियर प्लान और पॉलिसी बनाने और इस मुद्दे पर विदेशी सरकारों से बात करने के लिए एक सुरक्षा परिषद का गठन भी किया गया था, जिसका कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बनाया गया था। लेकिन बदले हालात में जब देश को आतंकवाद से बड़ी चुनौती मिली, तो देश के अंदर और बाहर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दायरे में आ गई। जाहिर है आज एनएसए का ये ओहदा देश के सबसे अहम पदों में शुमार हो गया है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अहम जगहों पर नजर आते हैं देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। मोदी जी का और डोभाल साहब का रिलेशनशिप बहुत करीबी लग रहा है, जो ज़रूरी है। उसके बगैर एनएसए फंक्शन नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ इनकी सोच भी मिलती जुलती है, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। और डोभाल साहब के लिए इशारा काफ़ी होता है, बाकी वो संभाल लेंगे। चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उनको इन पर काफ़ी कॉन्फिडेंस है और पूरा यकीन है कि इनको जो भी काम दिया जाए या जो भी इनके काम का दायरा है उसको ये पूरी तरह समझते हैं, और उसमें वो सलाह जो देंगे वो सबसे अच्छी सलाह होगी। जून महीने में 46 भारतीय नर्सों को इराक में आतंकी संगठन आईसिस ने बंधक बनाया था। नर्सों की वापसी को लेकर उस वक्त खूब हंगामा भी मचा था। तब पर्दे के पीछे नर्सों की सुरक्षित वापसी के लिए जो ऑपरेशन चला, उसके मास्टरमाइंड थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों की नई शुरुआत हो या पश्चिमी देशों के साथ संबंधों का नया दौर, जानकार मानते हैं कि इस पूरी कवायद के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का दिमाग ही काम कर रहा है। सीमा पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने की केंद्र की नीति हो या फिर देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, एनएसए अजीत डोभाल हर मोर्चे पर आगे नजर आए हैं। अक्टूबर में पश्चिम बंगाल के बर्धमान में जब बम फटे तो जांच अधिकारियों के साथ खुद अजीत डोभाल घटनास्थल का जायजा लेने बर्धमान भी पहुंचे थे, और ऐसा पहली बार हुआ है कि देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौका वारदात पर नजर आया है। डोभाल साहब का पश्चिम बंगाल में जाने का 3 कारण था। एक तो है कि ग्राउंड का एक असेसमेंट करना। दूसरा है ये एक अच्छा मौका था कि आप एक टेस्ट करें कि आपकी जो एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो कितनी मजबूत है। तीसरा जो है पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसके साथ बात करके उनको यह समझाना कि देखिए ये पश्चिम बंगाल की इशू नहीं है, ये पूरे देश की इशू। ये खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो हम एक आर्मी और पुलिस में कहते हैं यू नीड अ लीडर हु कैन लीड फ्रॉम फ्रंट, तो ये वो लीडर हैं जो फ्रंट से लीड करते हैं, खुद आगे चलते हैं कि पीछे लोग आए। इनमें क्षमता है। और इसी कारण पंजाब में यूनियन मिलिटेंसी जो वहाँ का हैंडल किया 80s में, शायद ये पहले पुलिस ऑफिसर हैं जिनको की कीर्ति चक्र मिला। अजीत डोभाल के साथ काम कर चुके केएम सिंह बताते हैं कि डोभाल अपने करियर में ऊंची उड़ान भरते रहे हैं, लेकिन उनके पैर
हमेशा जमीन पर टिके रहते हैं। एक जासूस के तौर पर उन्होंने बेशुमार खतरों का सामना भी किया है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने के बाद अब उनके सामने चुनौतियां बेशुमार हैं। डोभाल की उन चुनौतियों का जिक्र भी हम आगे करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कहानी जासूस अजीत डोभाल की। खतरा तो बहुत है, पर फिर भी खतरा मोल न लिया जाए तो फिर आपको जो जानकारी आपको चाहिए, जो रिलेशनशिप्स आपने बनाने हैं वो नहीं बन पाते। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि दोवल एक कंप्लीट इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, जो सिक्योरिटी के जितने भी पहलू हैं उनकी समझ बहुत अच्छी है। 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर अजीत डोभाल ने 4 साल बाद 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर लिया था। 46 साल की अपनी नौकरी में महज 7 साल ही उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी है, क्योंकि डोभाल का ज्यादातर वक्त देश के खुफिया विभाग में बतौर जासूस गुजरा है। इसीलिए पहली नजर में अजीत डोभाल जितने सामान्य नजर आते हैं, उनका करियर भी उतना ही करिश्माई कामयाबियों से भरा हुआ है। यही एक अफसर हैं जो कि आईबी में रहे। इन्होंने मिजोरम इंसर्जेंसी वर्स्ट ऑफ द पीरियड 1975 से हैंडल किया है। पंजाब प्रो खालिस्तान मिलिटेंसी जब अपने हाइट पर थी तब हैंडल किया है। कश्मीर 90s में जब वहाँ बहुत बुरी हालत थी तब हैंडल किया है। तो आंतरिक सुरक्षा में तो इन्होंने हर जो पहलू होता है उसको हैंडल किया है। जहाँ तक बाहर का है, सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तान हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये इन्होंने इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में 6 साल से ऊपर काम किया है। उसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडियne हाई कमीशन लंदन में करीब 4 साल रहे हैं। 10 साल से ऊपर फॉरेन सर्विस में काम किए हैं। तुम करते क्या हो? मैं जासूस हूं, स्पाई, जेम्स बॉन्ड हूं तुम्हारी। मैं एक राइटर हूं। फिल्मी पर्दे पर जासूसी की जो कहानी दर्शकों को रोमांच से भर देती है, लेकिन असल जिंदगी की जासूसी की कहानी अगर सुनाई जाए तो सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। एक जासूस की जिंदगी कैसे खतरों से भरी होती है, ये आप खुद सुनिए उन्हीं लोगों की जुबानी जिन्होंने अजीत डोभाल के साथ जासूसी के खतरनाक काम को अंजाम दिया है। उसमें स्ट्रेस बड़ा रहता है, स्ट्रेन बड़ा रहता है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो उसके नतीजे वो उल्टे भी पड़ सकते हैं। तो ये बड़ी टेंस लाइफ होती है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की। रिस्क तो होता ही है, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप अकेले रहते हैं और जो चीज़ें आपको मालूम है आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। सो ये हम भूल जाते हैं कि लोनलीनेस बहुत होती है, अकेलापन बड़ा लगता है। और जब चीज़ें आपके हक में जा रही हों, आपके फेवर में जा रही हों, तो बड़ा मज़ा आता है। जब चीज़ें आपके खिलाफ या गलत होने लगता है तो फिर वो जो अकेलापन है वो बहुत बढ़ जाता है। अजीत डोभाल का जासूसी की दुनिया में 37 साल का तजुर्बा रहा है। वो 9 साल पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी प्रमुख के पद से रिटायर हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में डोभाल मल्टी एजेंसी सेंटर और जॉइंट इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चीफ के तौर पर भी काम कर चुके हैं। लेकिन डोभाल की दूसरी खूबी उनकी ये विचारधारा भी रही है। भारत की छवि को संसार में, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की छवि संसार में, अपनी आस्थाओं की, अपनी प्रतिभा की बात सारे संसार तक पहुंचाएं। एक स्तर पर वो था। एक दूसरा बैटल फ्रंट था जिसमें कि हम देश के अंदर में, समाज के अंदर में, जो देश के लोग हैं इनके अंदर अपने स्वाभिमान, अपनी धर्म के प्रति जागरूकता और अपना एक संगठन पैदा कर सकें। और तीसरा कि एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा करके हम इस राष्ट्र को, राष्ट्र के निर्माण में एक संगठित राष्ट्र, संगठित समाज के द्वारा एक आज़ादी का प्रयास करें। अजीत डोभाल का झुकाव हिंदुत्ववादी विचारधारा की ओर माना जाता है। वो इस विवेकानंद फाउंडेशन के फाउंडर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थिंक टैंक के तौर पर जाना जाता है।
साल 2010 में बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर हरिद्वार में जब अपना पहला अधिवेशन बुलाया था, उसमें अजीत डोभाल को खास तौर पर बुलाया गया था। यानी आरएसएस और बीजेपी से उनकी करीबियत पुरानी है। I had raised the issue of Indian monies stashed abroad. I had made some observations in that regard, how this is a matter of great concern for the country, and I had set up a task force comprising of the Gurumurthy, then Ajit Doval, who is a person dealing with security. अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में अहम पदों पर रहे अजीत डोभाल लाल कृष्ण आडवाणी के भी करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि अगर 2009 में बीजेपी चुनाव जीतती और आडवाणी प्रधानमंत्री बनते तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी अजीत डोभाल को ही सौंपी जानी तय थी। मैं ये नहीं कह रहा कि सलाहकार कोई भी कुछ भी कह दे और सरकार उसको मान ले, ऐसा होता भी नहीं है। उसकी एक प्रॉपर असेसमेंट होती है, उसके ऑप्शंस होते हैं। ये भी सही है कि अभी की जो सरकार है, इस सरकार के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की एक अंडरस्टैंडिंग कहिए या एक जो रिलेशनशिप होता है ट्रस्ट का, वो भी है, पहले से था। इनके करीबी थे, तो इन सब बातों का भी एक असर होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से अजीत डोभाल की करीबियत से कहीं ज्यादा अहम उनकी काबिलियत है। डोभाल खुफिया जगत में सीधी कार्रवाई करने वाले सबसे तेज तर्रार अधिकारियों में शुमार किए जाते रहे हैं और अपनी ऐसी ही साफ समझ की बदौलत अजीत डोभाल ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को भी एक बड़े संकट से उभारा था। दिसंबर 1999 को नेपाल से भारत आ रहे एयर इंडिया के एक विमान का अपहरण कर लिया गया था। एयर इंडिया की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर आतंकवादी अफगानिस्तान के शहर कंधार ले गए थे। उस समय भारत सरकार एक बड़े संकट में फंस गई थी, क्योंकि विमान में 176 भारतीय सवार थे। अफगानिस्तान में उन दिनों तालिबान की हुकूमत थी, जिसे भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी थी। कांधार एयरपोर्ट पर भारतीय जहाज को तालिबान कमांडो ने चारों तरफ से घेर रखा था। इसीलिए ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया था। ऐसे हालात के बीच उन आतंकवादियों से बातचीत भी मुश्किल हो गई थी जो यात्रियों के बदले भारतीय जेलों में कैद 35 आतंकवादियों को रिहा करने की मांग कर रहे थे। अजीत डोभाल जी गए थे, जो रिलीफ प्लेन गई थी कंधार में, जो हॉस्टेज को वापस लाने के लिए। साइमल्टेनियसली एक टाइम में एक भी कोशिश भी था कि हम कुछ रेस्क्यू कर सकते हैं कि नहीं, और उसके लिए कहते हैं लोग कि भाई 15-20 कमांडोज भी थे रिलीफ प्लेन में, और अगर दिल्ली से कुछ ग्रीन लाइट आई तो हम हो सकता था कि हम कुछ उसी टाइम कुछ अटैक करके उनको रेस्क्यू करें। लेकिन वो प्लान कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली से कोई ग्रीन लाइट या हरी झंडी नहीं आई इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए। कंधार में हाईजैकिंग का यह पूरा ड्रामा 7 दिनों तक चलता रहा और इधर देश में सरकार पर यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे मुश्किल हालात में अजीत डोभाल ने सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी और सरकार महज 3 आतंकवादियों की रिहाई के बदले 176 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने में कामयाब रही। 814 में ज़्यादा एलेबोरेशन का स्कोप है नहीं, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन थे वो बंद हो चुके थे। एक ही चीज़ थी कि वो जो हमारे लोग वहाँ फंसे हुए थे उस जहाज़ में, उनको वापस कैसे लाना है और कम से कम प्राइस पे, और वो उन्होंने करवाया डोभाल साहब ने। सिर्फ डोभाल साहब नहीं, और भी थे, हमारे साहे साहब भी थे, विवेक काटजू भी थे, और भी ये नेचल संधू भी थे जो बाद में DIB बने, और मुझे याद आता है वो अपने आनंद आदमी भी थे, तो बहुत सारे लोग थे।
टीम वर्क था। तुम जिस मिशन पे जाते हो कोई न कोई मारा जाता है। टाइगर, इस मिशन में तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। प्लीज यहाँ किसी को मार मत देना। फिल्मों में जासूस की जिंदगी में रहस्य भी होता है और रोमांच भी। एक जासूस की जिंदगी जितनी दिलचस्प होती है उतनी ही खतरों से भरी भी होती है, क्योंकि जासूस के लिए उसका मिशन ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन जाता है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक फिल्मों में जबरदस्त एक्शन के जरिए जासूसी को इस दुनिया के सामने एक आकर्षक अंदाज में पेश किया जाता है, लेकिन असलियत में जासूसी की ये दुनिया एक अलग ही रंग में रंगी होती है, और वो रंग देशभक्ति का है। देश के लिए जान की बाजी लगा देने का जज्बा लिए जब एक जासूस अपने मिशन पर निकलता है तो उसके पीछे छूट जाता है उसका परिवार और पूरा समाज। 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर अजीत कुमार डोभाल ने भी जब इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करना शुरू किया तो उनका ये काम ही उनकी जिंदगी का जुनून बन गया, और 70 के दशक में डोभाल का यही जुनून उन्हें पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम तक खींच लाया था। मिजोरम वो एक हालत थी कि आपको शायद पता होगा कि जो आईजी मिजोरम थे मिस्टर गमंडी सिंह आर्या, वो हमारे गए थे ऑफिस में, उनको एक्सप्लोजन में मारे गए थे। उस हालत में जब मिजोरम जाने में लोगों को डर लगता था, अजीत डोभाल ने वॉलंटियर करके गए वहाँ पर, और वहाँ भी इनका सबसे बड़ा टेक्निक ये रहा है कि ये मिलिटेंट से डायरेक्टली मिलने में डर नहीं लगता है। मिले, बात किए, ऑपरेशन लॉन्च किए, विन ओवर किए। ही वॉज मैरिड ओनली कपल ऑफ ईयर्स एगो, फैमिली को यहाँ छोड़ के चले गए, एंड फॉर मंथ्स एंड मंथ्स टुगेदर ही विल नॉट, वो नहीं आए यहाँ। एशिया हाउस में हम लोग साथ थे। भारत का पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम कुदरती खूबसूरती से सराबोर है मिजोरम, लेकिन 70 के दशक में मिजोरम भारत विरोध का अड्डा बन गया था। यहां अलगाववादी नेता लाल डेंगा सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। वो अलग देश की मांग कर रहा था, और इसीलिए उसके संगठन मिजो नेशनल आर्मी ने लंबे वक्त से सरकार के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा रखा था। उन दिनों आईबी ऑफिसर अजीत डोभाल पूर्वोत्तर में ही तैनात थे। तब डोभाल के साथ ही रहे विनोद दुग्गल बताते हैं कि कैसे एक अंडरकवर ऑपरेशन के तहत आईबी ने मिजो नेशनल आर्मी की कमर तोड़ दी थी। मेरी लाइफ के ऊपर भी बड़े थ्रेट थे उस समय। एमएनएफ, मिजो नेशनल फ्रंट और मिजो नेशनल आर्मी बहुत एक्टिव थी, और मैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी था। प्रिजन्स भी मेरे नीचे थी, और मैं केसेस ट्राई भी करता था, टेररिज्म के केसेस ट्राई करता था। मैंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स भी दी। काफ़ी जो अंडरग्राउंड लोग थे जिन्होंने हीनस क्राइम किए थे, मर्डर्स किए थे, ऑफिसर्स के मर्डर्स किए थे। तो बीइंग द आईबी चीफ, बीइंग द आईबी हेड देयर, ही वाज एक्सट्रीमली कंसर्न्ड बिकॉज ऑफ द रिस्क दैट वी यूज्ड टू टेक इन एडमिनिस्ट्रेशन कि इनके ऊपर कोई आंच ना आए। 1976 में जो पहला पीस अकॉर्ड हुआ भारत सरकार और अंडरग्राउंड ये जो फ्रंट था मिजो नेशनल फ्रंट, जो कि सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री चाहते थे, उसमें अजीत का रोल निस्संदेह सबसे ज़्यादा था। मिजो नेशनल आर्मी के मुखिया लाल डेंगा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अजीत डोभाल ने उनके 7 में से 6 टॉप कमांडरों को उनके ही खिलाफ भड़का दिया था। दरअसल डोभाल ने उस मिजो नेशनल आर्मी में ही सेंध लगा दी थी जो मिजोरम में भारत सरकार के खिलाफ लड़ी थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि लाल डेंगा को भारत सरकार के साथ समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो उस वक्त रणनीतियां बनाई जाती थी, जो उस वक्त स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती थी, उसमें इनकी कंट्रीब्यूशन वाज
फार मोर देन सब्सटेंशियल, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ। लेकिन इस चीज के ऊपर ये सारी चीजें अल्टीमेटली पॉलिटिकल डिसीजन से होती हैं। अल्टीमेटली ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिले भी हुआ, तो देर आर देश का जो गवर्नमेंट के हेड हैं उन्होंने कई चीजें सोचनी होती हैं। हम एज यंग ऑफिसर सोचते हैं कि दैट्स द बेस्ट वे, लेकिन देर आर अदर कंसिडरेशन, देर आर सेवरल अदर थिंग्स दैट यू हैव टू कंसिडर। तो ये कहना कि उनकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी, मैं ये नहीं कह सकता कि ज्यादा, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन जो हमारी वहां लोकल स्ट्रेटजीज थी, जो भारत सरकार की अप्रूवल के साथ हम अडॉप्ट करते थे, उसमें इट वाज फैंटास्टिक। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर अजीत डोभाल अपने विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक असर डालने में महारत रखते हैं। 90 के दशक में जब कश्मीर आतंकवाद की आग में झुलस रहा था, तब ऐसे खतरनाक हालात में डोभाल ने पाक समर्थित आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ कर रख दी थी। डोभाल के बैचमेट रहे केएम सिंह वो पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे डोभाल ने कश्मीर में आतंकवादियों को ही आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जब कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई तो पाकिस्तानियों ने एक इम्प्रेशन दिया, चाहे JKLF वाले थे या बाकी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप वहाँ इंसर्जेंसी शुरू करो, मिलिटेंसी शुरू करो, और जब एक लेवल तक पहुँच जाएगा तो हम लोग आके आपको हेल्प करेंगे और आपको लिबरेट आज़ाद करा देंगे। तो ये जो मूवमेंट चल रहा था, इसमें मारे जा रहे थे कश्मीरी, मारे जा रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, पाकिस्तान का सिर्फ पैसा खर्चा हो रहा था। तो उनके लिए चीपेस्ट एंड द बेस्ट ऑपरेशन था टू ब्लीड इंडिया को ब्लीड कराने के लिए। उस हालत में जाके इन्होंने जो एक मिलिटेंट के साथ राब्ता और लोगों के साथ, आम कश्मीरियों के साथ राब्ता कायम करके उनको एक कन्विंस कराना कि आप मारे जा रहे हो, आपके लोग मारे जा रहे हैं, जनरेशन ख़राब हो रही है, पाकिस्तान आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप इंडिया से बात करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करो, जो चाहो आप उसको ओपन टेबल में बात करो। तो एक जो कहते हैं माइंड सेट चेंज करने वाली, वो माइंड सेट चेंज करने वाली एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। ये पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी कूका पैरी की साल 2003 की आखिरी तस्वीरें हैं, जब वो एक आतंकवादी हमले का शिकार बन गया था। कहा जाता है कि कूका पैरी का ब्रेन वॉश कर अजीत डोभाल ने ही उसे और उसके संगठन इख्वान मुस्लिमीन को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया था। डोभाल के इस अंडरकवर ऑपरेशन के बाद ही कश्मीर में राजनीतिक राह भी निकली थी। कश्मीर में 1996 में केंद्र सरकार चुनाव करवाने में कामयाब रही थी। आतंकवादी कूका पैरी ने भी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव में हिस्सा लिया था और वो विधायक भी चुना गया था। लेकिन 2003 में एक आतंकवादी हमले में कूका पैरी मारा गया। डोभाल जो है हार्ड टास्क मास्टर है। वो जो काम अपने हाथ में लेते हैं वो उसकी तह तक जाके उसको पूरा करते हैं। अब कश्मीर में जब मिलिटेंसी 90s में के मिडल में थी तो उन्होंने वहाँ के जो टेररिस्ट थे उनमें उनको विनोर करके अक्रॉस द बॉर्डर जो लोग आ रहे थे उनके खिलाफ यूज़ किया था। उसमें एक कूका पैरी नाम का टेररिस्ट था, बाद में उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिली और उसने बहुत से जो पाकिस्तानी मिलिटेंट थे उनको मारा। बाद में हालांकि उसको भी उन्होंने एक एम्बुश में उड़ा दिया था। लेकिन वो एक नई ट्रेंड मिलिटेंसी में शुरू हुई थी कश्मीर में, और उसका एक ये रिजल्ट हुआ था कि सब एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगे थे और उनमें अफरा तफरी मचनी शुरू हो गई थी। इवन ये सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं जो आज ये पाकिस्तान का राग अलाप रहे थे, इनको भी इन्होंने लाइन में ले आए थे और इलेक्शन करा दिया था 96 में। तो डोभाल जो है, जो काम इनको दिया जाता है उनको पूरे हिम्मत से और डेयर डेविल तरीके से करते हैं। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऐसे अभियान और कूका पैरी की बात किस्से कहानियों का हिस्सा रही हैं और इनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। खुद अजीत डोभाल ने भी इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा है। इस शो के लिए भी डोभाल ने एबीपी न्यूज से बात नहीं की है।
अजीत डोभाल ने 6 साल पाकिस्तान की जमीन पर भी गुजारे हैं। वो चीन और बांग्लादेश की सीमा के उस पार मौजूद आतंकवादी संगठनों और घुसपैठियों की नाक में नकेल डालने में भी कामयाब रहे हैं। डोभाल की कामयाबी की लिस्ट में आतंकवाद से जूझ रहे कश्मीर ही नहीं बल्कि पंजाब में भी चुनाव कराना शामिल है। ये तस्वीरें 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की हैं। तब भारतीय फौज ने अकाल तख्त पर काबिज जनरल सिंह भिंडरावाले और उसके आतंकवादियों को मार गिराया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के ठीक 4 साल बाद 1988 की ये तस्वीरें ऑपरेशन ब्लैक थंडर की हैं, जब स्वर्ण मंदिर में छिपे चरमपंथियों को बाहर निकालने के लिए एक बार फिर सुरक्षा बलों ने धावा बोला था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर को 300 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और बीएसएफ के 700 जवानों ने अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल ने खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के दल का नेतृत्व किया था। उस टाइम केपीएस गिल थे डायरेक्टर जनरल पंजाब। उस टाइम सिख मिलिटेंट्स ने फिर से अकाल तख्त सीज करके और वहाँ से थ्रेट्स इशू हो रहे थे और सरकार ने डिसाइड करा कि हमने फिर से इनको निकालना है वहाँ से। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ ये था कि उनके पास हथियार थे और काफ़ी कुछ बारूद वगैरह थे अंदर। तो उन्होंने दुवल साहब को ऑथराइज करा कि वो जाएं और उनसे मिलें एज अ खालिस्तान टेररिस्ट, एज अ ISI फंडेड टेररिस्ट फ्रॉम खालिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान। और वो मिले, लोगों से बात करे और अंदर घुस गए वो। और वहाँ से उन्होंने जो स्नाइपर्स थे बाहर, हर स्नाइपर को इन्फॉर्मेशन मिलता था कि कौन सा टेररिस्ट कहाँ है और एक एक को मार दिया उन्होंने। 80 के दशक में जब पंजाब आतंकवाद की चपेट में था, तब 1988 में किसी वक्त डोभाल ने पाकिस्तानी एजेंट बनकर स्वर्ण मंदिर में एंट्री मारी थी। उस समय कहा जाता है कि डोभाल ने एक रिक्शे वाले का भेष बनाया था और वो खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए थे कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट हैं और यहाँ उनकी मदद के लिए आए हैं। ऑपरेशन ब्लैक थंडर से 2 दिन पहले अजीत डोभाल रिक्शे वाले के भेष में स्वर्ण मंदिर के अंदर दाखिल हुए थे और जब वो बाहर आए तो उनके पास स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों से जुड़ी सारी अहम जानकारियां मौजूद थीं। बताया जाता है कि सेना जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दे रही थी, उस वक्त भी अजीत डोभाल हरमंदिर साहब के अंदर ही मौजूद थे। कि एक ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जो पोस्टेड थे दिल्ली में, पंजाब ऑपरेशन हैंडल कर रहे थे, लेकिन दिल्ली से हैंडल नहीं किया। खुद अमृतसर गए, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गए, वहाँ से उन्होंने हैंडल किया। जितने जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हुए हैं सब उन्होंने खुद ऑपरेशन हैंडल किया। ये ऐसे ऑफिसर हैं जो कि टॉप मिलिटेंट्स को थ्रू इंटेलिजेंस ऑपरेशन खुद मिल के उनसे बात करना, इनमें ये क्षमता है। और निर्भीक होकर काम करने वाली जो बात है, निर्भीक होकर, ये नहीं कि मिलिटेंट से कैसे मिले, तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन कैसे हैंडल किया, ये तो पब्लिक डोमेन की बात नहीं है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर से जुड़ी ये सारी बातें किस्से कहानियों में हो रही हैं और इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। खुद अजीत डोभाल ने भी इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा है और इस शो के लिए भी अजीत डोभाल ने ABP न्यूज से बात तक नहीं की है। जासूसी की दुनिया में अजीत डोभाल का नाम एक ऊंचा मकाम रखता है। डोभाल को आंतरिक सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म का माहिर माना जाता रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म से निपटने में डोभाल अपनी काबिलियत बार बार साबित कर चुके हैं, लेकिन देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर अब उनका रोल बेहद बड़ा हो गया है और उनकी जिम्मेदारी बेहद अहम। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो रोल है वो तो काफ़ी बड़ा रोल है, इससे काफ़ी बढ़ के। तो उसमें सिर्फ काउंटर टेररिज्म नहीं, उसमें पॉलिसीज़ हैं, उसमें स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसमें देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए कैसे दूसरे देशों के साथ आगे बढ़ना है वो है। क्योंकि उसमें इट्स नॉट ओनली सिंपली लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ
kind of security. He is now the national security advisor. So it's a far bigger portfolio. चुनौती बहुत हैं। चाइना उभरता हुआ देश आ रहा है, एक इकोनॉमिक थ्रेट, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी थ्रेट माना जा सकता है। तो एक तरफ हम इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट चाहते हैं बाकी देशों से, और दूसरी ओर हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो दोनों को बैलेंस करके जाना उनके लिए बहुत ही कठिन है और चैलेंजिंग है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का मानना है कि देश के अंदर और बाहर आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए एनसीटीसी यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जैसी किसी बड़ी संस्था बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते रहे हैं। हालांकि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एनसीटीसी का विरोध भी किया था, लेकिन अब जबकि सत्ता उनके हाथ में है तो ऐसे में उन्हें ऐसे हाथ की जरूरत है जो आतंकवाद पर मजबूत वार कर सके। मैं ये सोचता हूं कि ये एक नियर परफेक्ट चॉइस है। परफेक्ट चॉइस थी ब्रजेश मिश्रा जी, पर क्योंकि उस समय आपको याद होगा ब्रजेश मिश्रा सिर्फ एनएसए नहीं थे, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे, और एक तरह से वो मुल्क को वही चलाते थे अटल जी के गाइडेंस के अंडर। तो वो बहुत परफेक्ट रिलेशनशिप था। अब इसको मैं नियर परफेक्ट समझता हूँ, मोदी जी का और डोभाल साहब का जो है। मुंबई पर 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद से देश की आंतरिक सुरक्षा एक बार फिर एनएसए के रेडार पर है। देश की करीब 5000 किलोमीटर लंबी सीमा पर आतंकवादियों की घुसपैठ भी एक बड़ी चुनौती है। कश्मीर में किस तरह की रणनीति अपनाना है, ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैले रेड कॉरिडोर में माओवादियों की चुनौती से किस तरह निपटना है, पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने की भी जरूरत है ताकि भारत विरोधी हरकतों पर शिकंजा कसा जा सके। देश में आर्थिक तरक्की की रफ्तार बढ़ाने और विदेशी निवेश लाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत किलेबंदी बेहद अहम हो चुकी है। जाहिर है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के सामने वक्त कम है और चुनौतियां हैं बेशुमार।